इनर्शिया जो भी होगा, देखो ये अभी बढ़ने वाला है अपने आप, दैट मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग। मास एंड इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर, इसका इनर्शिया तो सेम ही रहेगा। हाँ तो सर वो तो सेम ही रहता है ना, वो तो ये थोड़ा सस्पेंस है, ये पूरा वीडियो आप आराम। Hello friends, how are you all? Okay, I hope you all are safe and fantastic. So, in today's video, we are going to discuss an most interesting, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आपका ध्यान इधर रखना, जो बहुत ही मजेदार है। आपको ये जान के बहुत मजा आएगा, थोड़ा शॉकिंग भी लगेगा, ठीक है, और एक जोक भी सुनाने वाला हूँ लास्ट में इसके ऊपर से। सो कीप योर माइंड हियर, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज मास। ओके सर, हम 9th में आ गए हैं और आप हमको मास पढ़ा रहे हो। रुक जाओ, पहले पढ़ लेते हैं क्या है, फिर पता चलेगा, ठीक है। तो मास इज व्हाट, हमारा वजन नहीं, कुछ डिफरेंट है इधर। लेट्स फोकस हियर। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना है उसके ऊपर से पता चलता है कि उसका मास कितना होगा। एक्चुअली में तो inertia of the object is nothing but mass. Okay, inertia of any object is nothing but mass. मतलब अगर मेरे हाथ में ये चौक है तो इस चौक का इनर्शिया जो भी होगा, देखो ये अभी हिल रहा है अपने आप, ठीक है, मतलब इसका इनर्शिया कम है। अगर बड़ा सा हाथी है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज उसका वेट ज्यादा है, आप ऐसा बोलोगे। बट ये डिफरेंट थिंग है, इनर्शिया इज अ डिफरेंट थिंग, वेट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सर ने 2 टॉपिक लिखे हैं बोर्ड पे, देखो, फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज वेट। सर दोनों सेम चीजें हैं, बस यही आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग। मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, सो मास इज व्हाट, आपको याद रखना है, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ये चौक का एग्जांपल दिया, वैसे इसका इनर्शिया कम है, मतलब इसका मास कम है, ऐसा बोल सकते हैं। अब और एक चीज, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मतलब कि ये चौक है, अगर मैं इसको मेरे क्लास में हाथ में पकड़ के रखता हूं, क्लास के बाहर जाके, अहमदाबाद से बड़ौदा जाके, गुजरात से राजस्थान जाके, कहीं पे भी इसका इनर्शिया तो सेम ही रहेगा। हाँ तो सर वो तो सेम ही रहता है ना, वो थोड़ी चेंज होगा, आप कहीं पे भी ले जाओ इसको। बट ऐसा भी कुछ है कि जो चेंज होने वाला है, इसका ये भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सस्पेंस है, ये पूरा वीडियो आप आराम से देखोगे तभी पता चलेगा। सो पहले अभी इतना समझ में आ जाएगा दैट मास इज नथिंग बट व्हाट, measure of inertia of that particular object. And second most important statement you have to remember that mass remains same everywhere in the universe. mass constant रहता है, change नहीं होता। और दूसरी बात कि mass का मतलब क्या है, measure of that particular object's inertia. okay, mass समझ लिया। okay, तो अब हम आते हैं इस साइड, ठीक है। इस साइड टॉपिक का नाम क्या है, वेट। वेट, अब ये मोस्ट 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 डिस्कस्ड टॉपिक है, ठीक है, कि बहुत वजन बढ़ गया है। ये लॉकडाउन में तो खा खा के पता नहीं कहीं ना कहीं से आगे पीछे निकले हैं लोग। बट वेट क्यों इंपॉर्टेंट है, और इतना सिंपल सा टॉपिक भी सर क्यों इतना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं, चलो पढ़ते हैं तब समझ आएगा। वेट इज व्हाट, इट इज अ फोर्स। क्या मजाक कर रहे हैं, फोर्स, फोर्स और वेट तो डिफरेंट थिंग है। अरे रुक जाओ, पहले देखते हैं क्या है। इट इज अ फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब ये लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं, वेट क्या है, तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। मैं समझाता हूं, आप सोचो, एक सिचुएशन बता रहा हूं। एक हाथ में आपके कॉटन है, रुई है, ठीक है, कॉटन, और दूसरे हाथ में उतने ही साइज का एक पत्थर है, स्टोन इज ओके।
One in your one hand there is a cotton and in second hand there is a stone. अब मेरे को बताओ कि दोनों को एक ही टाइम पे छोड़ने से कौन सी चीज पहले नीचे गिरेगी? वेरी गुड, स्टोन नीचे गिरेगा। अब मैं पूछता हूं आपको व्हाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, इसका कम है। बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा और डीप जाते हैं, फोकस उधर रखना सब। फिर से सर ने क्या बोला कि स्टोन का वजन ज्यादा है इसलिए वो जल्दी गिर रहा है, ये कंपैरेटिवली हल्का है तो वो धीरे धीरे जा रहा है। अब मैं अर्थ की साइड से सोच रहा हूं, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल लॉ तो पढ़ा हुआ है। अर्थ क्या करता है? सारी चीजों को अपनी साइड खींचता है, और वो जितना जोर से खींचेगा उतना जोर से नीचे आएगा। अब आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ लिया है तो आपको सिर्फ एक साइड से नहीं देखना है कि इसका वजन ज्यादा है इसलिए वो जल्दी गिर गया। आप ये भी सोच सकते हो कि अर्थ ने उस पे ज्यादा फोर्स लगाया, अर्थ कॉटन पे कम फोर्स लगा रहा है इसलिए वो धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, स्टोन पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, किसके कारण? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, उसका मास भी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है, और जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तब पता चलेगा कि इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, तब पता चलेगा कि इसका वेट ज्यादा है। कोई हल्की चीज को उठाना है तो उठा सकते हैं, बट कोई भारी चीज है तो जल्दी से उठती नहीं है हमसे, हम उसको जल्दी से उठा नहीं पाते हैं। वाई? हम ऐसा बोलते हैं इसका वेट ज्यादा है, पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि उस चीज पे अर्थ से ज्यादा फोर्स आ रहा है इसलिए वो हम ऊपर नहीं उठा पा रहे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, पर ये सिंपल सा तभी लगेगा जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। ओके, तो अब से क्या समझना है कि जो चीज वजन में ज्यादा है, जो भारी है, ठीक है, जिसका वेट ज्यादा है, on that particular object earth is applying more force compared to other objects। ठीक है, अगर मैं इसको इजीली उठा रहा हूं, इसके ऊपर अर्थ का फोर्स कम लग रहा है। अगर मैं इसको उठाने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का फोर्स ज्यादा लग रहा है, और वो डिपेंड करता है उसके वेट पे, वो डिपेंड करता है वेट पे। ठीक है, इसलिए इधर वेट को क्या नाम दिया गया है? फोर्स नाम दिया गया है। ठीक है, फोर्स नाम दिया गया है। अब मैं कुछ रिलेट करने वाला हूं प्रीवियस टॉपिक्स को। ठीक है, तो ध्यान इधर रखना। अब आपने पहले के चैप्टर्स में ऐसा कुछ पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट F इक्वल्स टू m इनटू a। अब ये m क्या है? m इज नथिंग बट आवर मास एंड a इज व्हाट? एक्सेलरेशन। वेरी गुड, ये एक्सेलरेशन से कुछ याद आया? वेरी गुड, लास्ट टॉपिक ही था हमारा, लास्ट टू लास्ट, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम क्या सिंबल देते थे? स्मॉल जी। इसको शायद काम में लेना पड़े तो इसको अभी थोड़ी देर संभाल के रखते हैं। ठीक है, F इक्वल्स टू व्हाट? m इंटू a। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जिसका कुछ ना कुछ मास है, मास कितना है? स्मॉल m, उस पे अगर मैं एक्सेलरेशन a लगाता हूं, ठीक है, मास a के ऑब्जेक्ट पे मैं एक्सेलरेशन a अप्लाई करता हूं, मैं अप्लाई करता हूं, या तो कहीं से अप्लाई होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बोल सकता हूं कि m इंटू a का जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में समझ लिया था। तो इसका इधर क्या काम है? चलो, हम कौन सा ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन क्यों ले? हमारे पास इस चैप्टर के लिए अलग से एक्सेलरेशन है, दैट इज g, जो हमने पढ़ा था। तो मैं एक काम करता हूं, ये फॉर्मूला में g को रिप्लेस करता हूं। फॉर्मूला क्या बनेगा? F इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी। अब इसको ध्यान में रख के वेट को याद करो कि सर ने क्या समझा था। वेट इज नथिंग बट द फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, मतलब कि ये अट्रैक्ट करने में जो फोर्स लगाते हैं
तो वो फ्री फॉल याद करो, फ्री फॉल में क्या था, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन। किसके कारण होती है? ग्रेविटी के कारण, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये F इक्वल टू एम इंटू जी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा उसके ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होता है, आई एम रिपीटिंग, ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मास है और उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ की साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, तो उस चीज को, वो जो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, उसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, मैंने इसी चीज को अलग शब्दों में समझा दिया। ये फोर्स, इस फोर्स, इट इज अ फोर्स, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स। और ये फोर्स को मैंने इधर डिफाइन किया, कौन से टाइप का है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये फोर्स की बजाय मैं mg लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम किसी को होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको तो होना ही नहीं चाहिए। F इक्वल्स टू mg। ठीक है, ये फोर्स के बदले मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया, बीच में इक्वल टू है, वी कैन राइट इट। तो इधर तक समझ लिया कि भाई मास और उसके ऊपर नीचे गिरने के कारण, फोर्स लगने के कारण लगने वाला एक्सेलरेशन, और दैट इज नथिंग बट वेट, जो कि हमने इधर समझा है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, मेरे को बताना, W इक्वल्स टू m इंटू जी। ठीक है, मैंने क्या किया, अब सर ये वेट है, उसको फोर्स बोल के मतलब क्या है? तो एक काम करते हैं ना, फोर्स की बजाय क्या लिख दिया? W, वेट के बजाय। ठीक है, वेट का इंडिकेशन क्या कर दिया? W कर दिया, W इक्वल्स टू m इंटू जी। इट्स सो सिंपल। चलो कर दिया, मतलब अब सीधे वो वेट मशीन पे जाके खड़ा नहीं रहना है। अब आपको समझ आएगा कि वेट को तो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वेट को तो कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? आपका मास कितना है और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। मेरे को बताओ स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी? वेरी गुड, मेरे को तो याद है, दैट इज जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका जो भी मास है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपका जो भी आता है दैट इज योर वेट, दैट इज योर वेट। ठीक है, आप खड़े रहते हो और जो 100-150 किलो आपका वजन आता है, मेरा तो नहीं है उतना, तो जो भी आता है वो नंबर, दैट इज योर वेट। एंड अगर आपको मास फाइंड करना है, सर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अब इसमें से W है ऑलरेडी आपके पास, सोच लो आपका वजन 150 किलो है, सोच लो, खाली सोचना है, बनाना नहीं है। तो m इंटू 9.8, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड योर मास, आपके बॉडी का मास फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू डू, you just have to do the division 150 by 9.8, that is nothing but small m. ओके, तो आपको आपका मास मिल जाएगा। तो ये हो गई बात वेट की। वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। अब आपको पता है साइंस में, इफ यू आर स्टडिंग एनी न्यू क्वांटिटी, अगर आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हो, नई क्वांटिटी समझते हो, तो उसका यूनिट तो आता ही है। अब W इक्वल्स टू mg, W को तो हमने रिप्लेस किया है कि भाई W को, मतलब वेट को हम फोर्स क्यों बोल रहे हैं? अब ऑलरेडी ये वेट है तो सिंबल F क्यों? तो इसलिए हमने F की बजाय W लिख दिया, हमने लिख दिया, बट ये फॉर्मूला तो इसी में से आया है। ठीक है, फोर्स के फॉर्मूला से ही आया है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी भी ये क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेम फॉर्मूला है तो यूनिट भी सेम होगा, सेम फॉर्मूला में यूनिट भी तो सेम होगा। तो कौन सा यूनिट? फोर्स का यूनिट कौन सा है? वेरी गुड, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक है, उसका सिंबल है कैपिटल N।
फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा। बस ये हम गलती करते हैं। ओके, हम हमारा वेट किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। बट एक्चुअली में वेट किस में है? न्यूटन में है। अगर आपका 80 केजी वेट है तो आप केजी नहीं लगा सकते, केजी सिर्फ मास के लिए लगा सकते हो। If you want to find your weight and if you have found it in that machine, 80 number, that you have to say that my weight is 80 Newton. You can't say 80 किलोग्राम, ठीक है? आपको 80 न्यूटन बोलना होगा। जितना भी आपका वेट है केजी में नहीं, न्यूटन में आएगा। Why न्यूटन? Because it is a force. It is a force. Okay, अगर आपको केजी में बोलना है तो आपको 9.8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है? 9.8 से डिवाइड करना होगा। तो यू कैन फाइंड योर मास। मास आपका हमेशा सेम रहेगा, आप कितना भी खा लो नहीं खा लो, ठीक है? बट 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे मास को, तभी आपको वेट मिलेगा। और वो मशीन पे तो 9.8 से मल्टीप्लाई होके ही आता है। क्यों? क्योंकि आप मशीन पे खड़े हो या नहीं खड़े हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। ओके, सो जब आप वेट मेजर करते हो तो ध्यान रखना है, अब से यूनिट कौन सा बोलना है? न्यूटन बोलना है। अब से यूनिट बोलना है न्यूटन। और जिसका वेट ऑलरेडी ज्यादा है उसके लिए एक अच्छी बात है, इधर एक पॉजिटिव साइड है। अगर आपको बड़ा नंबर नहीं बोलना है तो आपके वेट के बजाय मास बोल सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि वेट भले आपका 150 केजी है और उसको 9.8 से डिवाइड कर दो तो बहुत कम हो जाएगा। ओके, सो यू कैन से योर मास। तो ये हो गया मास और वेट का डिफरेंस। ओके, वेट क्यों चेंज होता है? इधर मास कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये हमने देख लिया था। बट वेट कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूं। m इंटू जी इक्वल्स टू वेट, ये हमने अभी समझा। अब m इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, तो बचा कौन फॉर्मूला में? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो अब ऐसा भी देखा था कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू नियर द अर्थ, अर्थ की नजदीक में हर जगह पे सेम है। और कितनी है? 9.8 है, पर सिर्फ अर्थ की नजदीक में। अगर आप अर्थ से दूर जाते हो ये चेंज हो जाएगी। और मास तो पूरे यूनिवर्स में, आप अर्थ पे हो, मून पे हो, आउट ऑफ स्पेस हो, कहीं पे भी हो, मास की वैल्यू सेम रहेगी, पर वेट चेंज होगा। व्हाई? बिकॉज जी की वैल्यू हर जगह पे चेंज होती रहती है, इसीलिए, ठीक है? तो मास कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट नहीं है। ओके, ये याद रखना आप लोग। मास का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर बनाना है तो बना सकते हो, दैट m इक्वल्स टू w बाई जी और w इक्वल्स टू mg, वेट और मास का फॉर्मूला। ये हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, मास और वेट का डिफरेंस। तो आपको 2 पॉइंट तो इधर ही मिल गए, ठीक है? मास का यूनिट केजी है, वेट का यूनिट न्यूटन है, ठीक है? ये भी एक हो गया। चलो, अब सर कुछ जोक सुनाने वाले थे, कब का उसी का वेट कर रहे हैं। तो वो जोक के लिए एक टॉपिक अभी भी बाकी है, और वो कौन सा है मैं बताता हूं। चलो, तो ध्यान इधर रखना, वेट ऑन, आई एम जस्ट राइटिंग W, ओके, वेट ऑन द मून equals to 1/6 weight on the earth। अरे वाह, क्या लिख दिया सर ने! ध्यान रखो, मतलब कि अगर आपको आपका वेट चेक करना है मून पे जाके, कि मेरा वेट मून पे जाके कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले तो इसीलिए आना चाहिए क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वेट इज नॉट कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। मतलब वेट चेंज होगा अगर मैं अर्थ से बाहर जाता हूं तो, ठीक है? सो मेरे को वेट मेजर करना है कहां पे जाके? मून पे जाके।
तो कितना आएगा, तो देयर इज वन फॉर्मूला, आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसका डेरिवेशन भी है, बट हम अभी फॉर्मूला को लेते हैं। वेट ऑन द मून, आपको अपना वेट मून पे जाके मेजर करना है, तो वो कितना आएगा, बहुत सिंपल है, वेट ऑन दी अर्थ डिवाइड बाय 6। ठीक है, अगर आपका वेट अर्थ पे 60 केजी है, आपका वेट अर्थ पे 60 केजी है, तो आप मून पे जाओगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा पता है, 60/6, ओनली एंड ओनली 10 केजी। ओके, आपका वेट मून पे कितना हो जाएगा, 10 केजी। तो चलो सर फटाफट आटा मार के आते हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, वजन उतर ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है भाई, वहां पे आपका बॉडी तो सेम ही रहेगा, बट वहां पे ये जो जी की वैल्यू है दैट इज डिफरेंट। ओके, मून पे जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की कंपेयर में कम लग रहा है, दैट्स व्हाई वेट इज डिफरेंट। समझ रहे हो, आपको रिलेट करना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ही नथिंग बट इज आवर वेट। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू Gm1m2/r², अर्थ के लिए r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ। तो मून पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इज लोअर देन अर्थ। दैट्स व्हाई अगर आपका 60 केजी वेट है तो आप मून पे जाते हो तो वो सिर्फ 10 केजी होगा, वहां पे 10 केजी दिखाएगा, सेम मशीन लेके जाओ फिर भी। ओके, सो ये बात है। और मैंने ऐसा एक पढ़ा था कि इफ योर वेट इज हायर, ठीक है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, इस फॉर्मूला के बेस पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप सिर्फ रॉन्ग जगह पे हो। आपको मून पे होना चाहिए था, आप अर्थ पे हो। अगर आप मून पे होते तो आपका वेट कम हो जाता ऑलरेडी। ठीक है, सो मैंने ये देखा था कहीं पे, इसलिए याद आ गया। तो वेट ऑन द मून, मतलब ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी का वजन 600 किलो है, अगर किसी का है तो बुरा मत मानना, आपके लिए मैंने एग्जांपल बनाया है। वेट ऑन द मून इक्वल्स टू व्हाट, वेट ऑन द अर्थ। आपका जो भी वेट है उसको डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको मून पे आपका वेट कितना मिलेगा वो मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू दी है तो मून पे कितना मिलता है वो फाइंड करना है, जस्ट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 6। ठीक है, तो मास और वेट समझ लिया, इसका डिफरेंस कुछ नया था आज के टॉपिक में। कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताओ। ओके, और इसके रिलेटेड कुछ नया आपको पता है, ऑल्सो यू कैन शेयर इट विथ मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।